कैसे हो सब। वेलकम ऑन टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू एक्ट की सीरीज, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। लेकिन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 1, 3, 3A, 4 एंड सेक्शन नंबर 5 विद प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 की। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप पूछोगे किस लिए, तो फ्रेंड्स एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, भगवान जी की कृपा की वजह से, मेरी फैमिली की ब्लेसिंग्स की वजह से हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। यस, सो थैंक यू एवरीवन। चलिए फिर अब शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 1 का पॉइंट 1 ये कहता है कि इस एक्ट को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फ्रेंड्स, जो हमारी ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, इनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं ना, उनको ये एक्ट रेगुलेट करता है। जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गई, साइबर क्राइम हो गई, डाटा प्रोटेक्शन, इन सबको कौन रेगुलेट करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। पॉइंट 1 तो सिंपल था। पॉइंट 2 सुनो। पॉइंट 2 में फ्रेंड्स इसको थोड़ा हाफ ऑफ करके समझना। सबसे पहले तो पॉइंट 2 हमें ये कहता है कि ये जो एक्ट है ना, कहते पूरे भारत देश में, पूरे इंडिया में ही लागू होता है। ठीक। दूसरी चीज इसी पॉइंट में ये बताई गई है, कहते कि अगर कोई ऑफेंस, अगर कोई अपराध वो आउटसाइड इंडिया हुआ है, मतलब वो इंडिया के बाहर हुआ है किसी और फॉरेन कंट्री में, लेकिन वो जो फ्रॉड हुआ है वो इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत ही आता है, तो डैट मीन्स अगर वो फ्रॉड जो वो इंडिया के बाहर भी किया गया है ना, तब भी ये एक्ट क्या है, उस बंदे पर लागू होगा जो वो ऑफेंस करता है। इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझो। फॉर एग्जाम्पल एज यूजुअल हमारा पिंकू, तो मान के चलो फ्रेंड्स ये कौन है? पिंकू है। ठीक है, ये जी इंडिया का सिटीजन है। अब कहता यार इंडिया में अगर मैं कोई फ्रॉड करता हूँ ऑनलाइन, तो यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, कहता फंस जाऊंगा मैं। फिर ये कहता यार ये ना फ्रेंड्स अभी ना अमेरिका में है मान लो, तो पिंकू का दिमाग क्या चला, कहता अभी तो मैं इंडिया के बाहर हूँ, इंडिया में तो हूँ ही नहीं। तो इसने क्या करा, अमेरिका में जाके मान लो क्या करा, इसने एक ऑनलाइन साइट पे फ्रॉड कर दिया। एज्यूम कर लो इसने किसी की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुराई और शॉपिंग कर रहा है एंड मस्त मजे से। अब मुझे बताओ, पिंकू ने ये फ्रॉड आउटसाइड इंडिया जाके कर रहा है, और ये फ्रॉड क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत आता है। तो क्या यहाँ पर अब ये जो एक्ट है वो पिंकू के ऊपर लागू होगा? यस, बिल्कुल लागू होगा। तो पॉइंट 2 क्या बोलता है कि एक तो भाई ये जो एक्ट है पूरे के पूरे इंडिया में लागू होगा ही होगा। दूसरा, अगर आप कोई ऐसा फ्रॉड कर रहे हो जो इस एक्ट के ही अंडर आता है, भले फिर वो एक्ट, वो जो आपने कारनामा मतलब करा है, जो फ्रॉड करा है, भले ही कहते फिर वो फ्रॉड आपने इंडिया के कहीं बाहर जाकर भी क्यों ना किया हो, ये एक्ट आप पर लागू होगा ही होगा। तो अब हमारी एग्जाम्पल में भले ही पिंकू ने वो जो ऑनलाइन साइट पे फ्रॉड किया है उसने इंडिया के बाहर जाकर करा है, लेकिन फिर भी हम इंडियन अथॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो पिंकू के ऊपर कार्रवाई कर सके, इसके ऊपर एक्शन ले सके। सो आई होप आपको पॉइंट 2 क्लियर हो गया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स, अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसको अलग अलग टुकड़ों में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा, तो देखो अपनी बुक में ध्यान से देखो, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। इसका मतलब यहाँ पे पता क्या है, कहते जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, एक स्पेसिफिक डेट को, एक स्पेसिफिक तारीख को क्या है, नोटिफिकेशन दे करके जब जारी करेगी ना, उस दिन से ये एक्ट क्या है, लागू होगा। एक ये बात समझ गए। अच्छा, अब आगे फर्दर इस एक्ट में और क्या बोला है, एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो आप लोगों को पता है कोई भी एक्ट है उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, बोलो अलग अलग प्रोविजंस होते हैं राइट। अब आप लोग एज्यूम करके चलो कि जो हमारा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसका एक सेक्शन है डाटा प्रोटेक्शन, जो कि 1 जनवरी 2001 को लागू हुआ।
ऐसे ही एज्यूम करो इसका एक सेक्शन है साइबर क्राइम का, जो कि 1 मार्च 2001 को। तो मुझे बताओ क्या ये इसी एक्ट के दोनों सेक्शंस हैं? एज्यूम कर रहे हैं हम, क्या ये इसी एक्ट के दोनों सेक्शंस हैं? बोलो यस। क्या ये दोनों तारीखें अलग अलग हैं? यस। तो क्या समझे आप कि एक एक्ट के जो अलग अलग सेक्शंस, जो अलग अलग प्रोविजंस होती हैं, वो अलग अलग तारीखों पे लागू हो सकते हैं। तो ये इतना समझ में आया? अच्छा, अब इसी एक्ट में और क्या बोला गया इसी पॉइंट में? एनी रेफरेंस इन एनी सच प्रोविजन टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be constructed as a reference to the commencement of that provision। अब इस पॉइंट का मतलब ध्यान से समझना। यहाँ पर इसका मतलब पता है क्या है फ्रेंड्स? जब मैं आपको कह रही हूँ कि डाटा प्रोटेक्शन सेक्शन का जो कमेंसमेंट है वो 1 जनवरी 2001 को हुआ है, तो इट मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के कमेंसमेंट की बात कर रही हूँ, मैं पूरे के पूरे एक्ट की कमेंसमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जब मैं आपको बोलूँ कि साइबर क्राइम का सेक्शन जो है उसकी कमेंसमेंट 1 मार्च 2001 को है, तो इट मीन्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के शुरू होने की बात कर रही हूँ, मैं पूरे एक्ट के शुरू होने की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये पॉइंट वही था, जब हम किसी प्रोविजन की कमेंसमेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो वो उसी पर्टिकुलर प्रोविजन की कमेंसमेंट की बात हो रही है। तो पॉइंट 3 के बोलो तीनों पॉइंट समझ में आए आपको? सबसे पहले उसमें क्या बोला गया था? सबसे पहले बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक तारीख को नोटिफिकेशन दे करके जब जारी करती है तभी ये जो एक्ट है वो लागू होता है। आगे बताओ क्या बताया गया था कि एक एक्ट के जो अलग अलग सेक्शंस एंड प्रोविजंस होते हैं वो अलग अलग तारीखों पे लागू हो सकते हैं। उसके आगे क्या बोला कि अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्शन के कमेंसमेंट की बात कर रहे हैं तो वो उसी पर्टिकुलर सेक्शन की कमेंसमेंट की बात ही हो रही है। फिर से सुन लो, मैं कह रही हूँ साइबर क्राइम सेक्शन का कमेंसमेंट 1 मार्च 2001 को हुआ, तो मैं मतलब इसी सेक्शन की ही बात कर रही हूँ, मैं किसी और सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। आई होप फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मुझे लगता है आपको वैसे थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं पॉइंट 4 के बारे में, जो कहता है कि फ्रेंड्स फर्स्ट शेड्यूल में कहते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं ना उनके ऊपर ये एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होंगी। लेकिन प्रोवाइडेड डैट, वो जो प्रोवाइडेड डैट वाला पॉइंट है ना वो कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो चाहे तो फर्स्ट शेड्यूल में किसी भी डॉक्यूमेंट या ट्रांजैक्शन को ऐड भी कर सकती है या फिर ओमिट मतलब हटा भी सकती है। समझ गए? तो ये तो सिंपल था पॉइंट। अब पॉइंट 5 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट 5 फ्रेंड्स ये कहते देखो अभी हमने सब सेक्शन 4 में क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो फर्स्ट शेड्यूल में किसी भी न्यू ट्रांजैक्शन या डॉक्यूमेंट को ऐड भी कर सकती है या किसी को हटा भी सकती है। ठीक, अब कहते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ भी अमेंडमेंट करी है तो उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस राज्यसभा और लोकसभा में इस बात को बताना पड़ेगा कि आपने फर्स्ट शेड्यूल में क्या न्यू ऐड किया है या फिर क्या पुराना हटाया है। ठीक, इससे क्या है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में इस बारे में बताना पड़ता है। सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 3 दैट इज ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। लेकिन ये पॉइंट समझने से पहले मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं आपको अभी एक पेपर दूं जिस पे कुछ लिखा हुआ है मान लो, और मैं आप लोगों को बोलूं कि इस पे साइन करो, अब आप मुझे साइन करके वो पेपर दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बताओ कि उस पेपर में जो भी लिखा था आप उस बात से सहमत हो, यही मतलब हुआ ना? अच्छा, तो चलो अब इस पॉइंट को समझते हैं। इस पॉइंट में सबसे पहले तो लिखा हुआ है एक सब्सक्राइबर मतलब। अब सब्सक्राइबर क्या होता है यहाँ पर सब्सक्राइबर का मतलब फ्रेंड्स वो पर्सन, वो बंदा है जो डिजिटल सिग्नेचर कर रहा है। यस, तो अब सुनो, कहते कि अगर एक सब्सक्राइबर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोले तो कोई भी ऑनलाइन फाइल, कोई मेल, कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है,
उसके ऊपर अगर वो डिजिटल सिग्नेचर कर रहा है तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है, उसको कंफर्म कर रहा है, उसको वैलिड प्रूफ कर रहा है, वो उससे सहमत है, तभी डिजिटल सिग्नेचर करे ना। तब बस ये पॉइंट यही कह रहा है कि एक सब्सक्राइबर जब किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे डिजिटल सिग्नेचर कर देता है तो उसका मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो भी रिकॉर्ड था, मतलब वो जो भी कोई ऑनलाइन मेल थी या फाइल था या कॉन्ट्रैक्ट था, उस बंदे ने उसको वैलिड प्रूफ कर दिया, उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। तो इसका पॉइंट 1 आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स पॉइंट 2 ये कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब कोई डिजिटल फाइल, कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ना, कहते हैं उसको ऑथेंटिकेट, उसको वेरीफाई करने के लिए ना 2 टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी? एक तो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और दूसरी हैश फंक्शन। अगर मैं सबसे पहले बात करूं असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की, तो फ्रेंड्स ये ना एक तरह की कोडिंग है, ठीक है, जिसमें क्या है 2 कीज का यूज़ किया जाता है। हाँ, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। जब पब्लिक की होती है ना फ्रेंड्स, वो सबके पास अवेलेबल होती है, वो ना डाटा को इंक्रिप्ट करने के काम आती है, मतलब डाटा को लॉक करने के काम आती है, ठीक। वहीं जो प्राइवेट की है ना, उसका जो एक्सेस है ना वो सबके पास नहीं होता। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो सिर्फ उसके ऑनर के पास ही होती है, ठीक। और जो प्राइवेट की है ना वो डाटा को डिक्रिप्ट करने के काम आती है, ठीक है। ये टेक्निक क्यों यूज़ की जाती है? ताकि जब अगर मान लो मैं आपको कोई मैसेज भेज रही हूँ, ठीक है, अब वो जो मैसेज है उस मैसेज को कोई अपना तड़का मिर्च मसाला लगा करके ना आपके पास ना पहुँचा सके, ताकि वो जो मैंने मैसेज, जैसा ओरिजिनल मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ वो बिल्कुल वैसा ही ओरिजिनल आपके पास पहुँचे। दैट्स वाई इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूँ हैश फंक्शन की, तो ये क्या काम करता है फ्रेंड्स, जो इनिशियल रिकॉर्ड होता है ना उसको क्या है ये एक यूनिक कोड में बदल देता है। अब पता कैसे चल जाएगा कि सामने वाले को कि जो उसको मैसेज मिला है वो हेरा फेरी करके मिला है, मतलब कोई अनऑथोराइज्ड उसमें मॉडिफिकेशन करी गई है। बात ये है फ्रेंड्स कि ये फंक्शन जो यूनिक कोड जो हैश रिजल्ट प्रोड्यूस करता है ना वो हमेशा अलग अलग होगा, मतलब हर एक रिकॉर्ड का अपना एक अलग हैश रिजल्ट निकल के आता है, कभी भी वो सेम नहीं होता, ठीक। अब जब मैंने आपको ओरिजिनल डाटा भेजा है, ठीक, उसका एक हैश फंक्शन ने एक यूनिक कोड बना दिया, राइट। जैसे ही वो रिकॉर्ड बदला, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई, तो वो जो सामने हैश रिजल्ट है वो भी बदल जाएगा, क्योंकि कभी भी हैश रिजल्ट सेम नहीं होता, वो हमेशा हर एक रिकॉर्ड का अलग ही होता है। तो डेट्स वाई ये दोनों टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ताकि एक बंदा सामने वाले बंदे को जो मैसेज भेज रहा है जो भी, वो बिल्कुल ओरिजिनल मिले, उसमें किसी भी तरह की कोई भी अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन ना की जाए। सिक्योरिटी के लिए ही क्या है इस टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप पे भी आपको पता है इनक्रिप्टेड डाटा, ये चीज़ आपने देखी होगी, रिलेट कर सकते हो इस पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, ठीक, अच्छा, अब आपको फर्दर एक एक्सप्लेनेशन शो हो रही होगी अपनी बुक में, राइट। वो यही बताया गया है उसमें भी इस हैश फंक्शन के बारे में, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि क्या है। सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि आप जो ओरिजिनल रिकॉर्डर्स को दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते, और एक बार एक रिकॉर्ड का जो हैश रिजल्ट आता है वो दोबारा से किसी और का बिल्कुल वैसा सेम नहीं आएगा। जैसे ही वो रिकॉर्ड बदलेगा उसी वक्त क्या है साथ ही में तुरंत जो हैश रिजल्ट है वो भी बदल जाएगा। सो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस सामने वाले बंदे को ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिले, ओरिजिनल डाटा पहुंचे, डेट्स वाई ही इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स सेक्शन 3 का अगला पॉइंट ये कहता है, एग्जाम्पल लो, पिंकू है ना जो हमारा, वो ना फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे ना सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर, वो ना डिजिटल सिग्नेचर करता है। अब यहाँ पर जो पिंकू है ना फ्रेंड्स, वो जो पब्लिक की होती है ना उसका यूज़ करके वो क्या है वेरीफाई कर सकता है। मतलब कहते जो बंदा डिजिटल सिग्नेचर मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पे सिग्नेचर करता है ना, वो पब्लिक की का यूज़ करते हुए ये चेक कर सकता है कि जो रिकॉर्ड है वो असली है या नहीं। तो ये तो सिंपल था पॉइंट, आई होप आपको क्लियर हो गया।
फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेक्शन 3 के सबसेक्शन 4 के बारे में। तो पॉइंट 4 को एग्जाम्पल के साथ समझो। फ्रेंड्स ये कौन है? पिंकू, जो कि सब्सक्राइबर है। अच्छा, सब्सक्राइबर बोले तो वो पर्सन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे साइन करता है। तो यहाँ पर पिंकू कौन है? सब्सक्राइबर है। कहते हैं पिंकू के पास ना 2 कीज का सेट है। कौन कौन सी की? पब्लिक की और प्राइवेट की। एंड ये दोनों जो कीज है ना वो कहते हैं एक दूसरे का पेयर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कीज एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे? अगर मान लो कहते पिंकू जो है वो एक डॉक्यूमेंट को साइन करता है प्राइवेट की का यूज़ करते हुए, तो उसको वेरीफाई करने के लिए उसे कौन सी की चाहिए होगी? पब्लिक की। तो समझे आप कि ये दोनों ही जो कीज हैं ना वो एक पेयर के तरह काम करती हैं। अगर एक की हेल्प से आप डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हैं तो दूसरे की आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको वेरीफाई करने के लिए। तो कहने का मतलब दोनों ही कीज एक पेयर की तरह काम करती हैं। सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 3A दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। फ्रेंड्स ये पॉइंट कहता है, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझें। तो ये पॉइंट कहता है कि ये जो हमारा पिंकू है जो कि सब्सक्राइबर है, कहते हैं इसके पास क्या है? अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट वेरीफाई करने का हक है। लेकिन कहते ये सिर्फ उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके यूज़ करके ऑथेंटिकेट कर सकता है। सबसे पहले जो टेक्निक ऑफिशियली रेलेबल हो। दूसरा, जो टेक्निक्स क्या है हमारे इस एक्ट के 2nd शेड्यूल में मेंशन की गई हो। समझ गए फ्रेंड्स? सिंपल था ये पॉइंट। ओके, नाउ फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं इसी सेक्शन के पॉइंट 2 के बारे में, जो ये कहता है कहते कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक कहते उसको तभी रेलेबल माना जाएगा अगर क्या है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा करे। तो वो कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स फिर सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। ये है कहते कि सिग्नेचर क्रिएशन डाटा या फिर ऑथेंटिकेशन डाटा। फिर से सुन लो, कहते हैं सिग्नेचर क्रिएशन डाटा या फिर ऑथेंटिकेशन डाटा, ये कहते सिर्फ और सिर्फ कहते सिग्नेचरी या फिर ऑथेंटिकेटर के साथ ही एसोसिएट होने चाहिए। आप कह सकते हो लिंक्ड होने चाहिए, किसी और के साथ नहीं। ये है पहली कंडीशन। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड कंडीशन पता क्या कहती है? मान लो ये क्या है? पिंकू है ना। पिंकू फ्रेंड्स सिग्नेचर करने लगा है। ठीक, तो कहते हैं जब सिग्नेचर बनाए जाएंगे ना उस वक्त जो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा है या फिर जो ऑथेंटिकेशन डाटा है वो कहते हैं किसके कंट्रोल में होना चाहिए? वो होना चाहिए सिग्नेटरी या फिर ऑथेंटिकेटर के कंट्रोल में। मतलब इसका जो एक्सेस है वो किसी और के पास नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? फ्रेंड्स इससे ये इंश्योर होता है कि जो सिग्नेचर किए गए हैं ना वो जेन्युइनली उस सिग्नेटरी के द्वारा ही किए गए हैं। आई होप क्लियर। फ्रेंड्स अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। थर्ड कंडीशन पता क्या है? डिटेक्टेबल ऑल्ट्रेशंस इन सिग्नेचर। मान लो फ्रेंड्स ये पिंकू के सिग्नेचर हैं। अब सिग्नेचर करने के बाद अगर कहते हैं इसमें कोई भी अनऑथोराइज्ड ऑल्ट्रेशन की गई है, कोई मॉडिफिकेशन की गई है, तो वो डिटेक्टेबल होनी चाहिए। वो डिटेक्ट हो सके कि सिग्नेचर में ये चेंज कहाँ से हो गया, कैसे हुआ। ठीक, अब हमारी फोर्थ कंडीशन है डिटेक्टेबल ऑल्ट्रेशंस इन इंफॉर्मेशन। फ्रेंड मान लो एक इन्फॉर्मेशन है उसको ऑथेंटिकेट किया गया। अच्छा, ऑथेंटिकेट करने के बाद अगर उसमें कुछ बदलाव हो गया, उसमें कुछ चेंजेस हो गई, तो ये चीज़ भी डिटेक्टेबल होनी चाहिए। ठीक, तो ये तो थी 4 कंडीशंस। अब 5वीं कंडीशन ये है, 5वीं पॉइंट ये बात करी गई है, कहते जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, वो इन 4 कंडीशंस के अलावा भी क्या है न्यू कंडीशंस और प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। और अगर कोई न्यू कंडीशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो नो डाउट पता है उनको भी मानना ही पड़ेगा। सो नाउ फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेक्शन 3A के सब सेक्शन 3 के बारे में। तो थर्ड पॉइंट पता क्या कहता है फ्रेंड्स? कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना फ्रेंड्स, उसके पास ये अथॉरिटी है यार, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो कोई ऐसा प्रोसीजर जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है जिससे ये पता चल सके कि जिसने सिग्नेचर करे हैं एक्चुअल में वो उसी ने करे हैं या नहीं।
फॉर एग्जाम्पल मान लो जो ये हमारा पिंकू है, ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे सिग्नेचर करता है, मतलब इसने उस रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करा, राइट। अब एक्चुअल में इसी ने करे हैं या नहीं, ये पता करने के लिए, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी है कि वो इसके रिगार्डिंग क्या है, कुछ प्रोसीजर जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है, ठीक। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 3A के सबसेक्शन 4 के बारे में। तो ये पॉइंट ये कहता है, कहते जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना फ्रेंड्स, इसके पास ना ये अथॉरिटी होती है कि वो क्या है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके ना इस एक्ट के जो सेकंड शेड्यूल में क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स को क्या है, ऐड भी कर सकती है और ओमिट भी कर सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो क्या है, न्यू रेलेबल टेक्निक्स को सेकंड शेड्यूल में ऐड कर सकती है, आउटडेटेड या फिर अनरेलेबल टेक्निक्स को वो ओमिट कर सकती है। समझ गए। वहीं अब सेक्शन 3A के सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, वो अब ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब सेक्शन 4 में ये जो भी कुछ न्यू चीज़ें ऐड करी हैं या फिर कोई पुरानी ओमिट करी हैं, तो इसके बारे में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में इसके बारे में बताना पड़ेगा। क्यों? अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि पार्लियामेंट में ये पता हो कि सरकार क्या कर रही है। समझ गए। आई होप आपको सेक्शन 3A अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 4, दैट इज लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फ्रेंड्स, ये पॉइंट पता क्या कहता है, कहते हैं अगर मान लो किसी भी लॉ में, किसी भी कानून में ये प्रोविजन है ना कि जो इंफॉर्मेशन है वो आपको रिटर्न, टाइप रिटर्न या प्रिंटेड फॉर्म में देनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल फॉर्मेट ही अपनाना है। मतलब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट जैसे कि PDF या वर्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन कहते वो जो आप इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, वो एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, मतलब उसको आगे बाद में भी लोग देख सके, उसको आगे भी ऐसा रेफरेंस यूज़ किया जा सके। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि ठीक है, लॉ कहता है कि प्रोविजन है कि इंफॉर्मेशन रिटर्न हो, तो दैट डजंट मीन कि आपको सिर्फ पेन पेपर ही अब उठाने हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर इंफॉर्मेशन देते हो तो वो भी वैलिड मानी जाएगी, बस वो आगे भी इस्तेमाल में आ सके, इस तरह की हो। समझ गए फ्रेंड्स? इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 5। लेकिन इसको शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के हमारे लास्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जैसे कि अभी हमने सेक्शन नंबर 4 में देखा कि जरूरी नहीं अब आपको ट्रेडिशनल फॉर्मेट ही यूज़ करना है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स, ये सेक्शन पता क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि अगर ऐसी प्रोविज़न है कि भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो तभी ऑथेंटिकेट मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी अगर उसके ऊपर सिग्नेचर है तो अब यहाँ पे हैंड रिटन सिग्नेचर करने के बजाय क्या है, कहते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अगर डिजिटल सिग्नेचर भी करते हो तो वो भी वैलिड माने जाएंगे। इसी के साथ फर्दर आगे वो ये पॉइंट कहता है, जो आपको एक्सप्लेनेशन में शो हो रहा होगा, कि ये जो सिग्नेचर करने का तरीका है ना फ्रेंड्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो तरीका प्रिस्क्राइब करती है उसी को आपको ध्यान में रख के सिग्नेचर वगैरह करने हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।